मार्केट और इलेक्शन का क्या संबंध है, कितना कनेक्शन है और किस तरीके से वो चुनाव नतीजों के बाद रिएक्शन देता है या उससे पहले पोजीशन बिल्ड होती है, ये सबके मन में सवाल है। आपके मन में भी सवाल है कि चुनाव परिणामों के बाद मार्केट कैसे बिहेव करेगा या ऑलरेडी पोजीशन बिल्ड हो गई। इसी को आज हम इस शो में समझने की कोशिश करेंगे। स्पेशल एडिशन है आवाज़ अड्डा का आपके लिए। लेकिन एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं पहले उसको देखना चाहिए, क्योंकि एग्जिट पोल ने थोड़ा कन्फ्यूजन बढ़ा भी दिया है कि कौन जीत रहा है। ये मुश्किल हो गया थोड़ा सा तय करना। तो एक नज़र डालते हैं सबसे पहले मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल पे कि वहाँ किस तरीके की तस्वीर बनती हुई दिख रही है। ये मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल है और इसमें खास तौर पे जो 4-5 बड़ी एजेंसीज को हमने लिया, उसमें दो ऊपर की जो है एक्सिस माई इंडिया और टुडेज चाणक्य, ये क्लियर कट बता रही कि बीजेपी भारी मार्जिन से मध्य प्रदेश में चुनाव जीत रही है। लेकिन उसके बाद एबीपी, सी वोटर और जन की बात ये कह रहे हैं कि नहीं, कांग्रेस जीत रही वहाँ पे। अब 2-2 हो गया तो सब कन्फ्यूजन हो गया। जो पांचवा पोल है वो बीच में खड़ा है, वो किसी भी साइड जा सकता है। और दिलचस्प बात यह है कि मार्जिन जो है बहुत बड़ी है, 20-20, 25-25% की मार्जिन ली गई है। तो ये अनुमान लगा पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि कौन दरअसल जीत सकता है वहाँ पे। दूसरा लेके आइए जो राजस्थान है कि वहाँ किस तरह की तस्वीर बनती हुई दिख रही है। राजस्थान में देखिए एक्सिस माई इंडिया जिसने मध्य प्रदेश में बीजेपी को भारी जीत दिलाई, वो यहाँ पे कांग्रेस के फेवर में जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन बीजेपी बहुत दूर नहीं है, 100 के मार्क पे ही सरकार बननी है, 101 पे, रादर 100 पे बननी, क्योंकि 199 पे इलेक्शन हुए हैं। तो वो बीच में खड़ा कर दिया उन्होंने। टुडेज चाणक्य ने 101 दिया है, इधर 89 दिया है, और जो अदर्स में 9 डाला है उनकी वैल्यू बहुत बढ़ा दी इन्होंने। फिर इसके बाद जन की बात, एबीपी, सी वोटर्स के भी आप देखें तो कहीं ना कहीं बीच में कांटे की टक्कर जैसी स्थिति एग्जिट पोल में भी बनते हुए दिख रही है, जिससे बाजार कैसे रीड कर रहा है ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण राज्य हिंदी पट्टी का है, वो है छत्तीसगढ़, जहां पे कांग्रेस की बहुत मजबूत सरकार चल रही थी और किसी को नहीं लग रहा था कि यहां कोई रिजीम चेंज हो भी सकता है। लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े दिखा रहे हैं कि कांटे की टक्कर है, क्योंकि वहां पे 90 सीट है, 45-46 में सरकार बननी है और बीजेपी को भी लगभग उसी करीब खड़ा कर रहे हैं, कांग्रेस को भी उसी करीब खड़ा कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी एक मुश्किल की स्थिति पैदा हो रही है कि कौन जीतेगा। स्लाइट एज यहाँ पे डेफिनेटली कांग्रेस का है, लेकिन बहुत कम है। एक खाली टुडेज चाणक्य को छोड़ दें तो सब बिल्कुल बीच में लाके उसको खड़ा कर रहे हैं। चौथा राज्य है तेलंगाना। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब से 3-4 महीने पहले तक ऐसा लग रहा था कि बीआरएस को कोई थ्रेट ही नहीं है, लेकिन अब कांग्रेस क्लियर विक्ट्री दिख रही है यहाँ पे। सारे टुडेज चाणक्य, एबीपी, सी वोटर, जन की बात, टाइम्स नाउ और पी मार्क में सब में दिख रहा है कि कांग्रेस ने अच्छी लीड ले ली, एज ले ली है। बीजेपी को बड़ा सरप्राइजिंगली वहाँ पे कुछ सीटें मिलती हुई दिख रही, जबकि पिछली बार उनको शायद एक सीट मिली थी। एआईएम को भी जो है 5 से 9 सीट के बीच में, 5 से 7 सीट के बीच में मिलती है, क्योंकि वो 7 में ही इलेक्शन लड़ते हैं। यहाँ पे एक ट्रिकी चीज़ है जो मैं आपको खाली नोट करने के लिए बता सकता हूँ कि अगर 60 से कम सीटें आती हैं कांग्रेस की तो उसके लिए सरकार बनाना बहुत टेढ़ी खीर हो जाएगी, क्योंकि जो बीआरएस है उसके सपोर्ट में एआईएमएम भी है और बीजेपी भी आ सकती है। तो इसलिए 60 से ऊपर लाना कांग्रेस की मजबूरी होगी तेलंगाना में, तभी वो सरकार बना पाएंगे, वरना मुश्किल होगी। तो ये जो 4 राज्यों के इलेक्शन के एग्जिट पोल आपके सामने है, ये कंफ्यूजिंग है। क्या मार्केट इसको रीड कर रहा है? एग्जिट पोल से पहले मार्केट न्यू हाई पे खड़ा था, अभी भी लगातार उसमें तेजी बन रही है। तो कैसे इसको रीड करें और मार्केट सोमवार को कैसे रिएक्ट करेगा इन नतीजों को देखने के बाद, इसी पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है जिनसे हम इसको पूरा एनालाइज करेंगे। तो हमने सोचा कि 3 मार्केट के जो बड़े दिग्गज हैं, जो दिन भर मार्केट देखते रहते हैं, उन्हीं से समझ लिया जाए कि आप लोग कैसे देखते हैं नतीजों को। तो बातचीत करेंगे हम सुनील सुब्रमण्यम जी से, जो सुंदरम म्यूचुअल फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं। मनीष डांगी जी हैं, मैक्रोमोजैक के हेड हैं, और अभय अग्रवाल जी हैं जो पाइपर सेरिका के फाउंडर एंड फंड मैनेजर हैं। सुनील सर, आपसे शुरू करें। ये नतीजे जो आने की संभावना जताई गई है, ये एग्जिट पोल हैं सिर्फ, इसको मार्केट कैसे रीड कर रहा है? क्या आप लोग देखते हैं कि इनको देख के क्या अंदाजा लगाए और कैसा रिएक्शन करते हैं? देखिए, मैं मानता हूं कि एक्चुअली जो एग्जिट पोल आए हैं वो एक्चुअली एक पॉजिटिव मैं कहूंगा, क्योंकि मार्केट नर्वस थी इसके पहले कि शायद यहाँ पे एक नेगेटिव रिजल्ट आ सकता है। वो एक डर था मार्केट को। मेरे ख्याल में कोई भी एग्जिट पोल एक एंटी एनडीए कंप्लीट वेव की तरह नहीं दिखा रहा है। वो नंबर 1 है। नंबर 2 बात यह है कि अल्टीमेटली ये सीट किसी तरह भी जाएंगे ना, अल्टीमेटली वोट शेयर के ऊपर डिपेंड होता है कि क्या लोगों का समर्थन है इंडिया गवर्नमेंट के लिए ब्रॉडली। अब 2-3-5% का एक वोट शेयर शिफ्ट या गैप के कारण आपको सीट्स में बहुत, जैसे फर्स्ट पास द पोस्ट का हमारा सिस्टम है, इसलिए वो एक मायने रखती है। तीसरी बात है कि इन रिजल्ट से
क्या मई के पार्लियामेंट्री इलेक्शन के ऊपर कुछ ट्रेंड लगा जा सकता है। और मेरे ख्याल में ये जो कांटे की टक्कर आप बात यूज कर रहे थे ना, वो एक्चुअली अच्छी खबर है फ्रॉम अ पार्लियामेंट्री इलेक्शन, क्योंकि उधर चाहे आप कहिए वो मोदी फैक्टर हो या फिर वो आप कहिए कि एक नेशनल लेवल पे लोग अलग सोचते हैं, तो उधर अगर इवन एक 2-3% का वोट शेयर अपोजिशन से इंडिया की ओर आता है, तो उधर पार्लियामेंट इलेक्शन में वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मूव हो सकता है। तो मेरे ख्याल में ये रिजल्ट एक्चुअली एक मजबूती देती है कि कोई एंटी एनडीए का वेव कुछ नहीं चल रहा है। लोकल एंटी इनकम्बेंसी वर्सेस प्रो इनकम्बेंसी वो बात चल रही है। लोकल गवर्नेंस, लोकल इश्यूज, जैसे माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में गवर्नेंस अच्छा था और राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी था और शायद मध्य प्रदेश में भी एंटी। तो ये लोकल लेवल एक इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी, गुड गवर्नेंस वर्सेस अदरवाइज होता है। क्योंकि ये किसी के मन में डाउट नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पावर में, वहां पे गवर्नेंस अच्छी है, क्योंकि सुनील इंडिया के सर, मैं आपको आंकड़े एक भी आए हैं। सुनील सर मैं एक ट्विस्ट देता हूं इस पे। 2018 में ये हम्म, तीनों हिंदी बेल्ट के जो स्टेट थे, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इसमें बीजेपी हार गई थी। लेकिन उसके तुरंत बाद हुए यूनियन इलेक्शन में लगभग सारी सीटें, लगभग लगभग 99% सीटें वो जीत गए थे। थोड़ा इससे और पहले चले 2013 के इलेक्शन में, तो 2013 के इलेक्शन में लगभग 2/3 मेजॉरिटी से सब जगह बीजेपी जीती थी और उसके बाद 2014 में लोकसभा भी जीती थी। तो ये कैसे ड्रॉ किया जाए कि क्या होगा, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। पोलस्टर्स के लिए भी बड़ा दिक्कत का काम है ये क्या निकालें। तो मेरा सवाल ये है कि मार्केट जो हाईस पे हाई बना रहा है उसको कोई चिंता नहीं दिख रही है, तो क्या जो आप ये बात कर रहे हैं कि उसको लग रहा है कि करंट रिजीम जो सेंटर की है या जो मोदी जी की गवर्नमेंट है उसके खिलाफ कोई मैंडेट नहीं दिख रहा उनको, या कोई ऐसी नाराजगी नहीं दिख रही, इसलिए मार्केट इसको लाइक कर रहा है? एब्सोल्युटली, एब्सेंस ऑफ नेगेटिव इज द पॉजिटिव। ओके। वही मैं कह रहा हूँ। अगर कुछ नाराजगी, क्योंकि देखिए वेजिटेबल फूड प्राइसेस के दाम बढ़ गए थे, पेट्रोल का दाम बिल्कुल गिरा नहीं, जितना भी ऑयल का जो भी हुआ फ्लैट रहा है, तो इन्फ्लेशन एक नेगेटिव है। सेकंड, एम्प्लॉयमेंट की डेटा भी देखे, कुछ खास एम्प्लॉयमेंट का नहीं हुआ। तो ये दो बड़े मुद्दे जनरली पब्लिक के यहाँ होते हैं। और अगर यहाँ पे एक बहुत नेगेटिव ट्रेंड दिखा कि इन्फ्लेशन के कारण, इसके कारण वो देर थोड़ा कुछ पनिश कर रहे हैं गवर्नमेंट को, ऐसा कुछ डेटा आया, तो एक दिक्कत की बात हो सकती है। नहीं तो मैं समझता हूं कि लोकल फैक्टर्स को निकाल दिया जाए, इसमें मैं पॉजिटिव ही रीड करूंगा। और मार्केट भी वही रीड कर रही है आज, क्योंकि मार्केट को क्या चाहिए ना, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी, वही है बिगेस्ट चेंज। ऐसा नहीं कि एक ऑपोजिशन पार्टी पावर में आई तो पूरा का पूरा, शायद छोटी मोटी चीजें, जैसे छोटी मोटी नहीं, ओपीएस वर्सेस एनपीएस, ऐसे कंजम्पशन के ऊपर ज्यादा फोकस इंस्टेड ऑफ इंफ्रा, ऑपोजिशन पावर में आ गई तो ये डर आ सकता है, उसके कारण थोड़ी वॉलिटिलिटी आ सकती है। मगर उसके अलावा आप 2003 में देखिए, 3 से 8 बीजेपी का गवर्नमेंट नहीं था, ऑपोजिशन का था, कोalition का गवर्नमेंट था। 1991 जब रिफॉर्म्स हुए थे तभी भी कोalition था। तो अल्टीमेटली ये शॉर्ट टर्म रिएक्शंस होंगे जो भी होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मैं नहीं समझता हूं कि इंडिया का ग्रोथ किसी भी पॉलिटिकल फॉर्मेशन के कारण बहुत कम हो सकता है या बहुत ज्यादा हो सकता है, क्योंकि ये अंडरलाइंग डेमोग्राफिक डिविडेंड और एक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत, एक China+1, बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंडिया की ग्रोथ को इंपॉर्टेंस दे रही है। उसमें पॉलिटिकल आउटलुक तो सुनील जी, क्या है, ये मगर not all। आपकी जो थीसिस वो ये बन रही है कि चेंज होती है अगर गवर्नमेंट, तो उससे पॉलिसी में इश्यूज आ सकते हैं, कंटिन्यूएशन में इशू आ सकते हैं, नई सरकार आगे पॉलिसी चेंज कर सकती है, तो इस ये बाजार कहता है कि मतलब कंटिन्यूटी रहनी चाहिए किसी की भी रहे, ये बेसिक बेसिक अंडरलाइन ये है। एक और बात मैं राइट। बताऊं तो देखिए कि पिछले इलेक्शंस में देखे और प्री इलेक्शन में मार्केट क्या किया था, क्योंकि हर इलेक्शन के पहले ओपिनियन पोल्स तो आती है। तो 2014 में क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट थोड़ी वीक लग रही थी, बट क्या मोदी जी, ओपिनियन पोल्स ये नहीं कह रहे थे उनको इतना बड़ा समर्थन मिलेगा, तो तब मार्केट नेगेटिव थी प्री इलेक्शन में। अगर 2019 में एक क्लैरिटी था, कंटिन्यूटी का, तो मार्केट लाइफ टाइम हाई पे थी। तो मार्केट को उस पीरियड में जब अनसर्टेनिटी था, एक चेंज ओवर हो रहा था, जी तब मार्केट नर्वसनेस ने तो इलेक्शन के पहले कम हो जाती है। मगर एक क्लैरिटी जब मिलती है ना, तो मार्केट ऑलवेज उसको पॉजिटिव रीड करके ऊपर लेके जाती है। जी। मनीष जी, आप कैसे रीड कर रहे हैं? क्या मार्केट जो करंट रिजीम है उसी को लाइक कर रहा है या चेंज के लिए वो पसंद करेगा? क्या आप कैसे रीड कर रहे हैं इस डेटा को? डेटा बड़ा कंफ्यूजिंग है, इसमें तो समझ में नहीं आ रहा है एग्जिट पोल नहीं से।
नहीं, ये डेटा अगर सबसे बड़ा इसमें एमपी है नीरज, हाँ। क्योंकि उसमें बहुत सारी एडजेसेंसीज हैं उस इलेक्शन में, और एक जो बेसिक रूल ऑफ इलेक्शन कॉलिंग होता है, इसमें एंटी इनकम्बेंसी डोमिनेंट फैक्टर होता है। हिंदुस्तान में नहीं, हर जगह दुनिया में, और हिंदुस्तान में भी मोटा मोटी एंटी इनकम्बेंसी कैन एक्सप्लेन 70% इलेक्शंस, खास करके तीसरी टर्म में। अब तो ये तो चौथी टर्म है, तो उसमें अगर जो आपके दो सर्वे अगर ठीक बता रहे हैं, तो वो तो बड़ा ही मार्केट उसको रिजॉइस करेगा, क्योंकि एमपी के जैसे में तेलंगाना जो है वो एक बास्केट केस मान सकते हो, आपके वहाँ एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो जिन राज्यों में बीजेपी की हेजेमनी है, जहाँ डोमिनेट करती है वो 10-11 राज्य जो हैं ऊपर और वेस्ट के, वहां पे उसका ट्रैवल नहीं करेगा। जबकि एमपी जो है उसकी एडजेसेंसी यूपी में है, राजस्थान में है, गुजरात में है, सब जगह है, और वहां पे अगर बीजेपी इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो उसका जो नेट रिजल्ट है वो मार्केट इस तरह से रिसीव करेगा कि अगर मोदी, क्योंकि मोदी के नाम पे भी लड़ा गया है वो, तो वहां बहुत ज्यादा मोदी के अगेंस्ट बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, और जो अगर थी अगर लोकल लेवल पे, तो भी वो न्यूट्रलाइज हो पाई। तो इस अभी तक जो रिजल्ट आए हैं खास करके एमपी के, वो मैं सबसे ज्यादा परप्लेक्सिंग है, और अगर वो है तो उसको मार्केट बहुत पॉजिटिवली रीड करेगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी जीत जाती है तो मार्केट इसको ज्यादा लाइक करेगा, उनको लगेगा एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, मोदी जी के फेवर में जा रही सारी चीजें। तो नीरज, राजस्थान जो है, एक्चुअली मैं खुद राजस्थान से हूँ, 10 एक दिन में वहां भी था, तो जयपुर भी गया था, बट मेरा ये सेंस है कि राजस्थान के अंदर सरप्राइजिंगली वीक परफॉर्मेंस है बीजेपी का। टिपिकली जो भी अच्छे से पॉलिटिक्स को जानते हैं, वहाँ स्विंग्स होते हैं, और जब भी बीजेपी के फेवर में स्विंग होते हैं तो वो काफी स्ट्रॉन्ग स्विंग होते हैं। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि राजस्थान बीजेपी जो है वो 125-30 लेके जाएगी, और जो गहलोत जी हैं वो 70 से नीचे सिमट जाएंगे, लेकिन जो अक्सर पोल बता रहे हैं कि वो शायद 90 के आसपास में गहलोत जी आ जाएं। तो वो राजस्थान एक्चुअली कांग्रेस का बहुत सॉलिड परफॉर्मेंस है। या फिर आप सोच सकते हैं कि बीजेपी का भैरव सिंह शेखावत से अभी तक में सबसे वीक परफॉर्मेंस है। छत्तीसगढ़ के अंदर मैं कभी भी इस आर्ग्यूमेंट को, जो मार्केट या जो पोलस्टर्स बोल रहे थे, उसको नहीं बाय कर रहा था कि वो एकदम क्लियर विक्ट्री है। मेरे ख्याल से कांग्रेस ठीक ठाक करेगी, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी इज प्लेइंग आउट। तो इसलिए मैं इन 3 जनरलाइज राज्यों की जगह मैं सिर्फ एमपी पे फोकस हूँ, क्योंकि वहां पे बेस केस और जो एग्जिट पोल्स के रिजल्ट आए एटलीस्ट 2 के, वो एक मैसिवली डाइवर्जेंट है। ये और एक्चुअली अगर क्या है मनीष भाई, मध्य प्रदेश ने सबकी नींद उड़ा रखी है कि ये एमपी मध्य सबसे, प्रदेश ने, हाँ, सबसे बड़ा मध्य प्रदेश स्टेट ने, है। और जिस देखिए तरीके से तेलंगाना भी, नीरज है ना, तेलंगाना एक जी, बहुत मैसिव कांग्रेस के लिए एक पॉजिटिव वेव बन सकता था, हाँ, क्योंकि अगर वो कहीं भी और होता जहां पे बीजेपी बायलैटरल फाइट करती है या फिर स्ट्रॉन्ग ट्रायलैटरल फाइट में रहती है, लेकिन 2018 तक बीजेपी ट्रायलैटरल फाइट के अंदर एक वीक पार्टी थी तेलंगाना में, तो वहां पे वो कुल, वहां पे मतलब नुकसान कितना होगा 4-5 सीटों का, और उसका एडजेसेंसी कर्नाटका में है, तो वहां भी 7-8 सीटों का नुकसान होगा। एमपी में आप अगर इसको, इस रिजल्ट को, तेलंगाना वाले रिजल्ट को इम्प्लीकेट कर दें, या छत्तीसगढ़ में कर दें, या राजस्थान में कर दें, कुछ मेजर उलट फेर हो जाए, तो वो मार्केट के लिए एक बड़ा ही रैकिंग होता था, तो वो नहीं प्ले आउट हो रहा है, इसीलिए मार्केट उसको एंजॉय कर रहा है। मार्केट इसीलिए एंजॉय कर रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि बीजेपी स्वीप कर रही है। अब दो लोगों की बातचीत से मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी या मोदी जी की जो परफॉर्मेंस है, बावजूद इसके कि महंगाई है, बावजूद इसके कि अनएम्प्लॉयमेंट भी है, बावजूद इसके कि एंटी इनकम्बेंसी भी है, फिर भी वो इतनी अच्छी अगर प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी हमें पता नहीं परिणाम क्या है, कोई गलत ना समझे कि हम लोग परिणाम बता रहे हैं, ये एग्जिट पोल है, लेकिन अगर ऐसे ही मान लीजिए रिजल्ट आते हैं जैसे क्या एक्सपेक्टेशन बन रही है, तो मार्केट इसको लाइक कर रहा है। अगर मान लीजिए उलट हो गए तो नीरज जी देखिए, बाय इटसेल्फ ये जो स्टेट इलेक्शंस हैं, मार्केट ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। मे भी थोड़ा 1-2 दिन का टेम्प्रेरी, अब जो पुराने हुए, इस बार इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, पर पुराने जो हुए, और वो इसलिए क्योंकि ज़्यादातर इलेक्शन स्टेट लेवल के, स्टेट के मुद्दों पे लड़े जाते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट्स अपना फ्रीबीज बांटती हैं, अपनी स्कीम्स निकालती हैं, तो काफ़ी उसमें स्टेट लेवल रहता है, सेंट्रल लेवल पे नहीं जाता वो।
और मार्केट का फ्रैंकली मुझे नहीं लगता कि स्टेट में कितनी गवर्नमेंट जीत रही है और क्या हो रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान जाता है। पर ये चुनाव इसलिए इम्पोर्टेंट हो गए हैं मार्केट के लिए क्योंकि बहुत नज़दीक हैं अगले इलेक्शंस के। तो ऑलमोस्ट मार्केट कह रहे हैं कि क्या ये एक ट्रेलर है जो जनरल इलेक्शन है उसका। तो एक कयास लगाया जा रहा है कि अगर आपने स्टेट में अच्छा किया तो मतलब एंटी इनकम्बेंसी आपकी नेशनल लेवल पे नहीं होगी, आप फिर भी एक अच्छे फुटिंग पे हैं। मार्केट को क्या चाहिए? मार्केट को चाहिए एक कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी डायरेक्शन जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं देती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से ही आएगा। और अब देखा जो हमने पॉलिसी, बड़ी पॉलिसी अनाउंसमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने करी पिछले 10 साल में, आपके टैक्स पॉलिसी, पीएलआई स्कीम्स जो लॉन्च करी, आत्मनिर्भर भारत की, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो स्पेंड है, डिफेंस पे जो स्पेंड है, तो काफ़ी ऐसी बड़ी स्कीम्स हैं जो मार्केट देख रहा है कि वो 7.8% जो कल जीडीपी ग्रोथ का डेटा आया वो उस सब की वजह से उसका फ़ायदा मिल रहा है। तो मार्केट ये चाहता है कि जो पॉलिसी डायरेक्शन है वो कंटिन्यूड रहे, कि कोई नई सरकार आए वो उलटफेर कर दे, वो कहे कि जीएसटी अच्छा नहीं है, जीएसटी निकाल दो। अब आपने पूरा जीएसटी सिस्टम बनाया है, वो आप उल्टी डायरेक्शन में चले गए, या कुछ और कर दे ऐसा जो डैमेजिंग हो जो अभी पॉलिसी में। तो मार्केट वो नहीं चाहता। तो मार्केट को इस समय ये अच्छा लग रहा है कि जो मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि जो रिजल्ट है उस पर भी ज़्यादा अगर मोटा मोटा इसी रेंज में रहे तो भी मार्केट पॉजिटिवली लेगा। और हम देख रहे हैं पिछले नहीं 3-4 दिन इस से। रेंज में नहीं रहेंगे। हाँ? ये बहुत दिलचस्प बात है हाँ। जी। ये जो नतीजे दिख रहे हैं एमपी में, चलिए 2 लोगों ने बहुत क्लियर दे दिया, लेकिन बाकी जगहों पे जो कंफ्यूजन क्रिएट किया है एजेंसीज ने वो होने वाला नहीं है। बाइनरी इलेक्शन में कभी नहीं होता है। भले ही वो अगर 115 पे सरकार बननी तो 120 जीत लें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों 105 पे खड़े हो जाएं बाकी निर्दलीय। ऐसा बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में होता है जहाँ पे बाइनरी इलेक्शन होते हैं। तो होना तो है कि वन साइडेड है, किसके पक्ष में जाएगा ये तो 3 को पता चलेगा। क्या मार्केट को ये बिल्कुल भी डर नहीं है कि स्टेट के इलेक्शन का रिजल्ट कुछ भी आए? अभी तो रिजल्ट नहीं है ना, और बिना एग्जिट पोल के आने से पहले मार्केट न्यू हाई पे खड़ा है। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ नीरज जी कि देखिए अगर मार्केट को सबसे बड़ा डर क्या था, आप 1 महीने पहले जाते हैं, हम जब इलेक्शन अनाउंस हुए जिस दिन, अब लोगों को लगा रहे अब तो डेट भी आ गई, पहले मालूम था होने वाले हैं। उस टाइम मार्केट को ये डर लगा कि रिजल्ट क्या इतने खराब होंगे, इतने एंटी इनकम, इतने रूलिंग गवर्नमेंट के इतने अगेंस्ट होंगे कि उसके बाद ये डर बैठ जाएगा पूरे दिसंबर में कि ये तो सेंट्रल इलेक्शन भी अब मुश्किल में है। होगा। तो ये जो एग्जिट पोल आई हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो अभी भी हम डेटा देख रहे हैं, जो वर्स्ट मतलब उसमें भी दिख रहा है कि एमपी में अब 20 साल से सरकार है, मतलब एंटी इनकम्बेंसी आप कहते रहते हैं पर वहाँ पे आपको एक क्लियर पॉजिटिविटी दिख रही है। राजस्थान में आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं और तो ये एक कॉन्फिडेंस आ रहा है इस डेटा को देख के। अब अगर बहुत ही डाइवर्जेंट रिजल्ट आया इससे, अनफेवरेबल फॉर द रूलिंग गवर्नमेंट, तो फिर अलग रिएक्शन आएगा। पर इसको देखते हुए मुझे लग रहा है मार्केट पॉजिटिव रहेगा। एक इंटरेस्टिंग बात और है मनीष जी, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2 स्टेट में कांग्रेस रूलिंग है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, और मध्य प्रदेश में बीजेपी। अब एंटी इनकम्बेंसी की जब हम बात करें तो किसके लिए कौन सी कहाँ प्ले कर रही है, ये कैसे डिकोड की जाए? मार्केट इसको कैसे रीड कर रहा है? देखिए एक्चुअली मार्केट जैसे मेरे प्रीवियस पैनल में बताया, किसी को इंटरेस्ट नहीं है कि तेलंगाना या राजस्थान में क्या रिजल्ट आता है, क्योंकि मार्केट को सिर्फ 2 वेरिएबल ऑब्जर्व करना है। एक तो कोई मेजर टैक्स पॉलिसी चेंज हो जाए और दूसरी एक्सपेंडिचर पॉलिसी चेंज हो जाए। टैक्स पॉलिसी जनरली बीजेपी एनडीए गवर्नमेंट जो है वो प्रो कॉर्पोरेट लोअर टैक्सेस रिजीम के लिए, क्योंकि वो रिलेटिवली हिंदुस्तान में बहुत राइट विंग पॉलिटिक्स होती नहीं है इकोनॉमिकली, बट फिर भी वो रिलेटिवली राइट विंग पॉलिटिक्स करते हैं। तो ये बड़ा डर होना चाहिए। और रेटरिक अगर आप कांग्रेस या दूसरे पार्टीज की देखेंगे तो उसे लगता है कि मार्केट को ये डर होना चाहिए कि जो 2019 के अंदर टैक्स कट्स आए थे वो शायद अनवाइंड हो जाएं। और दूसरी है एक्सपेंडिचर पॉलिसी, जिसके अंदर प्राइमरीली जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है या इवन वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, तो प्राइमरीली मैक्रो खर्चे में विश्वास रखती है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो। और जो यूपीए या कांग्रेस लेड गवर्नमेंट या फिर दूसरी तरह की गवर्नमेंट्स हैं जो लेफ्ट लीनिंग है, वो माइक्रो खर्चे में विश्वास रखती है कि
लोगों को पैसा दो डायरेक्टली। हम्म। तो पहले के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होता है, केपेक्स ज्यादा होता है रिलेटिवली, हम्म। और प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होती है। दूसरे के अंदर इन सबके साथ में इन्फ्लेशन भी आती है, तो ये एक डिस्टिंक्शन है। इसलिए दूसरे वाले सेटअप के अंदर मार्केट जनरली वैल्यूएशन जो है वो 10 से 20% नीचे करेगा, है ना। तो अगर आप मोदी रेजिम को तरह तरह से कट्स दे करके अगर पीबी और पीसीएफ के हिसाब से आप यूएस से कंपेयर करें, तो करीबन मार्केट 15-18% महंगे हैं। उसमें मैंने आरओईज को भी एडजस्ट किया है जो चेंज हुआ है पिछले 10 सालों में। तो वो ये रेजीम चेंज की वजह से अनलाइक जो पिछले 12-13 इलेक्शन हुए हैं बड़े, उसमें ये इलेक्शन रिलेटिवली, नीरज, मेरे ख्याल से एक पॉलिसी चेंज इंड्यूस कर सकता है जो मार्केट बिल्कुल नहीं लाइक करेगा। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है। उसमें एक छोटा सा रीडिंग आप इस स्टेट इलेक्शन से ले सकते थे कि नहीं, अगर एंटी इनकम्बेंसी इतनी डोमिनेंट हो गई है वेस्टर्न स्टेट्स के अंदर, नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स के अंदर, कि वो मोदी जी के लिए खराब हो सकता है, तो मार्केट वुड हैव गिवन अप 3-4%, 5%। इतना कुछ 20% वाला करेक्शन का मूड नहीं होने वाला है। लेकिन अगर मई के अंदर 2024 में अगर इलेक्शंस रिजल्ट्स जो हैं वो खराब आते हैं, तो मेरे ख्याल से 15 से 20% का मूव मार्केट के अंदर होगा। जो सारी वैल्यूएशन की फ्रॉथ है मोदी रेजीम की, वो अनवाइंड हो जाएगी। तो ये सब रीड करने की मार्केट में हर बंदा कोशिश कर रहा है। आपका क्वेश्चन था कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान के एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। जनरली पूरी दुनिया के अंदर सेकंड टर्म की एंटी इनकम्बेंसी जो है, और हिंदुस्तान में भी कई सारे एनालिस्ट लोगों ने इसको कैप्चर किया है, सेकंड टर्म की एंटी इनकम्बेंसी जो है वो बहुत डाइल्यूट हो गई है। जो एंटी इनकम्बेंसी सेकंड टर्म की थी, बिकॉज ऑफ सस्टेन्ड पॉलिसी, जो इनकम्बेंट होता है वो, जैसे गहलोत जी को आपने देखा, बघेल जी को देखा आपने, उन्होंने मेहनत करी है बहुत। इवन शिवराज जी ने बहुत मेहनत करी है, पिछले 1-1.5 साल से एक्चुअली इलेक्शन कैंपेनिंग में लगे हुए हैं कि ये वापस से रिकवर करें। तो इसलिए सेकंड टर्म की एंटी इनकम्बेंसी सब जगह दुनिया में बहुत कम हो गई है। थर्ड टर्म के अंदर जो है वो ऑलमोस्ट 80-85% केसेस हैं, इसको भी डॉक्यूमेंटेड है कि एंटी इनकम्बेंसी एक डोमिनेंट फैक्टर हो जाता है। अच्छा, अपने इंडिया में ना कई ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे 3, 4, 5 बार उड़ीसा जैसे है, गुजरात देखिए, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में भी वही स्थिति है, बंगाल में बसु जमाने में वो सब चले, उड़ीसा में चले जा रही है, कोई चिंता ही नहीं वहाँ पे। तो ये भारत कई मामलों में बड़ा विचित्र है। लेकिन जो बात मनीष जी ने कही उसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं। सुनील जी, आपके पास आता हूँ मैं। देखिए, ये जो सारे परिणाम आने वाले हैं एग्जिट पोल के जरिए, या आप जो सामने निकल के आएंगे, इस कन्फ्यूजन से हम लोग निकलेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि वन साइडेड होगा आइदर साइड। इसमें मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि ये कन्फ्यूजन नहीं होगा कि वो 20-20 सीटें पाके फिर बीच में खड़े हैं। ऐसी परिस्थिति में जब ये चुनाव जो लड़े गए हैं वो फ्रीबीज पे लड़े गए हैं, जो मार्केट के लिए एक इशू होना चाहिए। हर आदमी ने, हर पार्टी ने बढ़ के मतदाताओं को लुभाने के लिए या उन मदद करने के लिए, मतलब पॉलिश लैंग्वेज में कहूँ तो जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए खूब सारे पैसे खर्च किए हैं। सिलेंडर सस्ते में दूंगा, महतारी बंधन योजना, लाडली बहना योजना, और युवाओं को, मतलब तरह तरह की जो हो सकता था वो मैक्सिमम किया है। ये क्या ये स्कीम भी मार्केट को कोई चिंता नहीं दे रही और मार्केट लाइफ हाई पे खड़ा हुआ है? ये मुझे समझाइए, ये क्या है? देखिए, स्टेट लेवल पे ये जो होता है ना, ये मार्केट को उतना ये नहीं होता है। अगर सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट एक पॉपुलिस्ट मूव पे चलती है ना, देन वो दिक्कत वाली बात है, बिकॉज वो पैसा वो इंफ्रास्ट्रक्चर से डाइवर्ट करके ही आपको कंजम्पशन और इसमें आ सकता है। मगर स्टेट लेवल में क्या होता है कि कंट्रोल होता है कि सेंटर स्टेट में वो पैसा कितना बांटते हैं कलेक्शन से स्टेट को, और स्टेट की बोरिंग लिमिट, हर स्टेट की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है। अब कर्नाटक का इलेक्शन देखिए, इतना भरपूर उन्होंने प्रोमिसेस किया था उस इलेक्शन जीतने के लिए, राइट, कांग्रेस ने, और जीत भी गए। पर उसके बाद भी देखिए उसका असर कुछ नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली उनके पास जो पैसा है वो है। वेरा सेंटर ऐसा नहीं है। सेंटर इंटरनेशनली बोरो कर सकती है, सेंटर अपना क्यूई की तरह नोट्स छाप कर सकते हैं। सो सेंटर का जो ये आप कह रहे हैं इम्पैक्ट, ये बहुत मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए मायने रखता है। और जैसे मनीष जी भी कह रहे थे ना कि वो जो मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो मोदी गवर्नमेंट ने भरपूर किया है पिछले 8 साल में, वो कंटिन्यूटी मार्केट को जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली दैट कम एट द कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन, पॉपुलिस्ट। जैसे ईपीएस मैंने कहा ना, ओपीएस एनपीएस एक है,
सेकंड ये जो अग्निवीर उन्होंने लाया है वो भी एक लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट के जरिए शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट में वो कर रहे हैं। तो ये जो एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सपोर्टिव स्टेप्स जो ले रहे हैं ना, अगर वो सेंट्रल में चेंज हो जाए तो प्रॉब्लम है। हर स्टेट के इलेक्शन में स्टेट का जितना खजाना है उसके अंदर ही वो बांट सकते हैं। और कई दफा ऐसा होता है कि वो प्रॉमिस करते हैं फिर कहते हैं कि हमें सेंटर से सपोर्ट नहीं, इसलिए मैंने नहीं किया, खाली इलेक्शन जीतने के लिए। तो ग्राउंड लेवल पॉलिटी इंडिया की जो एक ग्रोथ पोटेंशियल है उसको इंपैक्ट करने वाली नहीं है, नंबर वन। नंबर टू बात यह है कि जो भी खर्चा होता है, थी अगर ये मंडे को साफ साफ रिजल्ट एंटी एनडीए आता है, समझे, तीनों स्टेट्स में एक्चुअल रिजल्ट्स की बात कर रहा हूं, ये ओपिनियन पोल की नहीं, 90 आता है, तो मार्केट इसलिए डरेगी कि क्या मोदी की सरकार इस घाव जो लगा है उनको इसके कारण कि फ्रीबीज के कारण, तो अगले 3-4 महीने में इन द रन अप टू द इलेक्शन क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम को कम करा के वो भी उसी, क्योंकि इलेक्शन जीतना है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल पेशेंट डाइड नहीं होना चाहिए ना, कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड किया बट वापस नहीं। वाजपेयी का यही हुआ था ना, इंडिया शाइनिंग करके उन्होंने इतना किया पर इलेक्शन हार गए क्योंकि पब्लिक को या गवर्नेंस से कुछ लेना देना नहीं है। तो ये चीज है कि क्या मोदी गवर्नमेंट की अगले 3-4 महीने की एक्शंस इस इलेक्शन रिजल्ट के कारण चेंज हो सकती है। तो स्पेशली एफआईआई पार्टिसिपेंट्स जो है, जो इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी पे बेट कर रहे हैं, जो मोदी जी के ऊपर बेट कर रहे हैं, क्योंकि बाहर जो माहौल है वो है कि मोदी इज एसोसिएटेड विद इंडिया इन अ लार्ज अमाउंट ऑफ एफआईआई, उनको डीप डाउन नॉलेज नहीं है, तो वहां पे असर आ सकता है। तो मेरा मानना है कि ये ओपिनियन पोल का जो रिजल्ट, क्योंकि वो बहुत नेगेटिव नहीं था, इसलिए एक शांति का जो स्थिति है, तो लोकल लेवल में कंजम्पशन इज नॉट एन इश्यू। सेंट्रल लेवल में क्या वो अपना पॉलिसी चेंज करती है कैपेक्स वर्सेस कंजम्पशन का, वो मार्केट के लिए बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। और जैसे मनीष जी कह रहे थे, ऐसी बात हुई कि ऑपोजिशन ने उस इलेक्शन में जीत लिया बाय गिविंग फ्रीबीज, तो इमेजिन इमीडिएटली 15-20% करेक्शन जो कह रहे थे वो भी हो सकता है, मगर अब तक वो नहीं दिख रहा है। वो एक थे, मंडे को देखते हैं कि एक्चुअल रिजल्ट कैसे आते हैं। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो भी मनीष जी ने भी कही और ये की। देखिए, पिछला छत्तीसगढ़ का इलेक्शन जो था 2018 का, वो इस बात, वहाँ पे भी फ्रीबीज खूब चली थी, किसानों की कर्ज माफी की बात हुई थी, तो बीजेपी ने कहा हम तो नहीं करेंगे, तब जेटली जी थे, अड़ गए थे कि हमको नहीं करना है, इलेक्शन हार गया। इस बार आप देखिए हिमाचल, ये पिछले जो राज्यों के शुरू हुए वहाँ से ये एक परंपरा बन गई कि अब तो गुरु फ्रीबीज देना पड़ेगा वरना चुनाव जीत नहीं पाएंगे। बीजेपी पीछे थोड़ी है। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में खुले हाथ से दोनों पार्टीज, क्योंकि एक फार्मूला बना गया है, केजरीवाल जी ने शुरू किया है, अब वो सब पार्टियों के लिए बहुत ही आइडियल सिचुएशन है कि इलेक्शन जीतना है तो गुरु फ्री दो। ये जो तरीका है ये आज मार्केट पता नहीं क्यों रिजॉइस कर रहा है, ये आप मुझे एक्सप्लेन करिए, क्योंकि ये आगे जाते हुए प्रॉब्लम करेगा आपको। देखिए, हिमाचल प्रदेश की आज की स्थिति है कि वो जितना कमाते हैं उसका करीब 70-80% वो पेंशन में देते हैं। कर्नाटक में इतने सब फ्रीबीज करने के बाद वो पैसे दे नहीं पा रहे लोगों को, डेवलपमेंट काम रुक रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने तो महिलाओं को 1000 रुपये दिए नहीं अभी तक, हम दे ही नहीं सकते, 50,000 रुपये लोन और ले लिया। क्या मार्केट इन सब चीज़ों को दरकिनार इसलिए कर रहा है कि मोदी जी ने सेंट्रल इस लेवल पे जो बड़े प्रोग्राम शुरू किए हैं और एक कनेक्ट बनाया, लोगों के अंदर भरोसा जगाया है, ये प्ले पे है। बाकी ये फ्रीबी भी तो छोटी मोटी चीज़ है, इसलिए मार्केट को कोई फर्क नहीं, वो दनादन तेजी है। ये फ्रीबी जो है ये एक मार्केटिंग गिमिक बन गया है, मेरे को लगता है ऐसा। और 5% ये खर्चा है टोटल। हाँ, मतलब करें दें ना दें, कौन एक बार आ गए 5 साल के लिए, फिर कौन याद रखता है अगले 5 साल की क्या दिया नहीं दिया। फिर नए फ्रीबीज आएंगे, नए अब वोटर्स आ जाएंगे, तब उनका नया हवा चलेगी। तो एक ये मार्केटिंग गिमिक है ज़्यादातर। और आपने कहा केजरीवाल जी ने सिखाया, बाकी सबने सीख लिया फटाफट, तो सब लगे हुए हैं उसी गेम में। स्टेट लेवल के जो फिजिकल सिचुएशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती है उसको, डेफिसिट को, क्योंकि वो सबको देना पड़ेगा। तो अपना डेफिसिट खुद को, महाराष्ट्र इतना बड़ा स्टेट है, अपना डेफिसिट खुद मैनेज करता है। तो और कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि जब वो हाथ खड़े कर देते हैं, जैसे आपने कहा कि भाई हमने तो अनाउंस किया था पर अब सेंटर पैसे नहीं दे रहा, तो अब क्या करें। तो इसके लिए मार्केट को इसकी ज़्यादा चिंता नहीं है, क्योंकि जैसा मनीष ने कहा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपका सेंट्रल लेवल पे जहाँ पे आपका फिजिकल डेफिसिट डिसाइड होता है, वहाँ पे आप क्या करें। और वहाँ पे भी आप देखें नीरज जी, तो मनरेगा के अंदर रेट बढ़ा है साल दर साल,
जो हमारा एमएसपी सरकार देती है क्रॉप उसके का, ऊपर बोनस भी। उसके ऊपर बोनस भी दिया जा रहा है। हाँ। फिर आपकी हर तरह की सेंट्रल भी चला रहा है वो स्कीम्स, वो कोई रुकावट नहीं है उसमें। तीसरी बात मैं ये कहूँगा कि ये एकदम बुरा भी नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी में आपको अगर ज़्यादा पैसा जा रहा है कंज्यूमर के पास में, तो वो कंजम्पशन भी बढ़ रही है रूरल लेवल पे या जहाँ पे भी। तो उस ऐसा नहीं है कि वो लोग सब बैंक में डाल के जमा कर दिया उन्होंने, वो भी कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो पैसा वापस इकोनॉमी में आ रहा है, सिस्टम में आ रहा है किसी तरह से। तो मुझे नहीं लगता कि बात इतनी फ्रीबीज की हो गई है कि अब फिजिकल एक उससे इमरजेंसी आ जाएगी। वो डर नहीं है मार्केट के मन में, उनको मालूम है कि ये तो पॉलिटिशियन है, इनका तो काम है ये सब बोलना, देंगे कितना उसकी मार्केट में यही अभी है कि जो भी देंगे वो इकोनॉमी को डैमेज नहीं करेगा। ओके अच्छा, अब ये तो 2-3 चीज़ें तो आप लोगों ने क्लियर कर दी एक्चुअली कि फ्रीबीज इलेक्शन जीतने का एक तरीका है, ये सही भी है, और किस तरीके का वोटिंग पैटर्न बन रहा है। लेकिन अब मेरा जो सवाल ये है, मनीष जी आपसे शुरू करते हैं, इन इलेक्शंस में क्या ट्रस्ट फैक्टर जो है वो करेंट रजीम के लिए ज़्यादा हो गया है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि पिछली बार 72,000 रुपये का फ्री बी देने का कांग्रेस ने प्रॉमिस किया, लेकिन उनको लोगों ने वोट नहीं किया, 6,000 रुपये वोट कराए। दूसरा, 14 से लेकर के अब तक जो काम किए गए हैं वो मार्केट पार्टिसिपेंट ज़्यादा लाइक कर रहे हैं बनस्बत कांग्रेस की, जबकि मैं ग्राफिक दिखा रहा हूँ अपनी स्क्रीन पे कि हर सरकार की रिजीम में जो भी 5-5 साल इंदिरा जी से लेके टिल डेट 100-150% मार्केट सबने गेन किया। ऐसा नहीं किसी के ज़माने में मार्केट चला ही ना हो, वो 13 महीने की सरकार को छोड़ दे तो। लेकिन इस गवर्नमेंट के साथ खास तौर पे मार्केट बहुत ज़्यादा खुश क्यों रहता है? क्या पॉलिसी चेंज की वजह से, ट्रस्ट फैक्टर की वजह से, या उसको लगता है कि एक बिल्कुल एक नई ब्रीज चल रही है और हमें इसके साथ रहना चाहिए? मनीष जी। नीरज, मेरे को नहीं लगता है कि इस गवर्नमेंट से कुछ खास अफिनिटी है, और जो ऑल्टरनेट है हाँ। वो पेनफुल हो सकता है। जो ट्रांजिशन था मनमोहन से नमो में, वो एक स्मूथ ट्रांजिशन था और फेवरेबल ट्रांजिशन था। पिछले 10 साल में मार्केट की रिटर्न उसके पिछले वाले 10 एमएमएस की रजीम, मनमोहन सिंह रजीम से बहुत कम है। वैल्यूएशन एक्सपेंसिव हो गए हैं, लेकिन बिकॉज प्रॉफिट ग्रोथ इतना सब्सटेंशियल नहीं था, तो जो 313 का रिजल्ट था मार्केट का, वो सब्सटेंशियली बेटर था। आज मार्केट का बड़ा कंसिडरेशन पॉलिटिकल रजीम इसलिए ज्यादा है क्योंकि जो जो ऑल्टरनेट रजीम है उसके उसकी स्ट्रैटेजी, चाहे टैक्स स्ट्रैटेजी हो या एक्सपेंस स्ट्रैटेजी हो, वो एक काफी सब्सटेंशियली डाइवर्जेंट है और अनफेवरेबल है मार्केट के लिए, बॉन्ड मार्केट के लिए, करेंसी मार्केट के लिए और इक्विटी मार्केट के लिए भी। सबसे खराब बॉन्ड मार्केट के लिए, और फिर करेंसी मार्केट और फिर इक्विटी मार्केट के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया है। दूसरी मैं एक बात बता दूं कि जो फ्रीबीज है वो एक पॉलिटिकल रिस्पॉन्स होता है इकोनॉमिक मलाइस का। जैसे आपने बताया कि न्याय स्कीम जो है वो टेक ऑफ नहीं कर पाई पिछली बार जब कांग्रेस ने उसको अनाउंस किया, और उससे काफी रिलेटिवली कम एक्सपेंसिव स्कीम के ऊपर मोदी को एक मैसिव मैंडेट मिल गया। इस बार ऐसा क्यों हो रहा है कि जो टर्फ के ऊपर बीजेपी खेल रही है वो ऑपोजिशन की टर्फ पे है? उसका रीजन ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ इस 5 साल में पिछले 50 साल की इकोनॉमिक ग्रोथ का वन ऑफ द वर्स्ट है, शायद वर्स्ट ही है। जब मई 2024 के अंदर ये गवर्नमेंट इलेक्शन री-इलेक्ट होने के लिए, मैंडेट पाने के लिए लोगों के पास जाएगी नीरज, तो उस वक्त ग्रोथ जो है उस 5 साल की 4.25-4.5% के बीच में होगी। पिछले 1996 से इतने सारे इलेक्शंस हुए हैं, हर 5 साल के अंदर एवरेज ग्रोथ जो है वो 680 रही है। वाजपेयी जी जब इलेक्शन के री-इलेक्ट होने के आए थे तो उस वक्त 580 थी। मनमोहन सिंह की पहली सरकार पहली 5 साल 8% डिलीवर किया, दूसरे 5 साल जो है वो 7% डिलीवर किया। नरेंद्र मोदी की पहली सरकार ने भी 7% डिलीवर किया। और एक बेसिक है कि 12-13 इलेक्शन जो पिछले हुए हैं 1970 से नीरज, उसमें कोई भी गवर्नमेंट जब इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, उस 5 साल की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस से वीक देती है तो वो हमेशा आउस्ट हो जाती है। तो इसलिए दोनों चीज अब वर्कआउट हो रही है। एक, मोदी गवर्नमेंट के लिए जनरल एंटी इनकम्बेंसी थर्ड टर्म का है,
इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कोविड हो या किसी भी वजह से हो, लेकिन वोटर को नहीं मतलब है उससे, पर ये इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पिछले 40-50 साल की वर्स्ट 5 ईयर परफॉर्मेंस है। उसकी वजह से डर है कि शायद इनकम्बेंट डिस्प्लेस हो जाए, और जो ऑल्टरनेट है नीरज, वो मार्केट के लिए डिसाइसिवली वर्स ऑफ है, तो टैक्स और एक्सपेंडिचर दोनों पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए मार्केट का जो रिएक्शन फंक्शन है 2024 में नीरज, वो सब्सटेंशियली डिफरेंट होगा मई जून 2014 से। और अगर आपको याद है तो ऑफकोर्स 2004 में जो हुआ था, जब अचानक से एबीवी की सरकार को डिसअपॉइंटमेंट, मतलब जो रिजल्ट आया था 145 सीटें आई थी सिर्फ कांग्रेस की, लेकिन मार्केट सर्किट लग गया था 2004 में, क्योंकि डर था कि यार ये तो लेफ्ट लोग अंदर आ गए हैं, तो अब क्या होगा। तो इसलिए ये मार्केट कॉल करना बहुत मुश्किल भी है, लेकिन बहुत क्रिटिकल भी है मार्केट के लिए। तो मार्केट इस से बचना चाहता है शायद। सुनील जी, आपको क्या लगता है? मार्केट इस बात को बहुत अच्छी तरह समझता है। एक बात मैं यह कहना चाहता हूँ, बिजनेस चैनल में हम लोग काम करते हैं, मुझे लगता है कि जनरल एनालिसिस से बेहतर मार्केट समझता है पॉलिटिक्स को। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो चीज़ यहाँ बैठ के लोग देख रहे हैं वो शायद पॉलिटिकल एक्यूमेंट में उतनी चीज़ें नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि मार्केट बहुत रेयरली गलत पड़ता है मार्केट पॉलिटिक्स के रिजल्ट के आउटकम में। मैंने ऐसा पिछले 10-20 साल के रिजल्ट देखे हैं। पॉलिटिकल एनालिसिस बहुत बार गलत पड़ता है क्योंकि उसमें शायद ह्यूमन बायस, इमोशनल बायस जुड़ जाए, लेकिन मार्केट का बायस बहुत रेयरली गलत पड़ता है कि एकदम सर के बल खड़ा होगा, शीर्षासन कर दिया मार्केट ने, ऐसा रेयरली होता है। आपको क्या लगता है, जो डांगी जी कह रहे हैं कि ये वर्स्ट सिनेरियो को अवॉइड करने की स्थिति, ऐसा नहीं कि अगले 5 साल, ये जो अभी करंट 5 साल इसमें बहुत शानदार आपको सब कुछ दिख रहा है, लेकिन वो उससे बचना चाहते हैं कि वो तो उससे भी बुरा होगा, अल्टरनेटिव नहीं है कोई। देखिए, मैं 90% सहमत हूँ जो मनीष जी कह रहे थे। खाली एक चीज मैं कहूंगा कि इस बार जो सेकेंड टर्म की ग्रोथ रेट पहली टर्म से कम हुई है, उन्होंने मेंशन किया कोविड को, बट मैंने एक ओपिनियन पोल 1 महीने पहले देखा था अबाउट द मे इलेक्शन, जहां पे मोदी जी के लिए उसका जो कोविड का जो काम किया था, वेदर इज वैक्सीन, ड्रग्स, नरेगा, ये उसके लिए उनको बहुत एक प्रेज मिला था पब्लिक में। मैं क्यों कह रहा हूँ ये कि पब्लिक का परसेप्शन ये नहीं है कि ये गवर्नमेंट नॉन फंक्शनल है। जीडीपी के आंकड़े उनको नहीं पता है, उनको पता है कि बहुत टफ टाइम है। अब रिसेंट अब ये टनल वाली बात भी सोचिए कि जो एक पीआर पॉजिटिव मोदी की सरकार करते हैं ना, तो उसका असर तो पब्लिक में एक वो है कि आई डोंट थिंक कि उनको पता है कि अरे 8% के बदले में अभी 5.5 जीडीपी आ गया। नहीं, उनके लिए ये है कि क्या वो सरकार करप्ट है या नहीं, क्या वो अच्छी सोचती है, क्या वो इंडिया को इमेज को बढ़ा रही है, ये सबको वहां टिक फैक्टर मिलेंगे। मानते हैं कि इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक पब्लिक के लेवल भी नेगेटिव है, मगर उसमें भी मेरा मानना है कि अगले 6 महीने में आप देखिए कैसे ये सरकार इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, क्योंकि उनके पास एफसीआई गोडाउन में स्टॉक बिल्डअप हो रहा है और उसको रिलीज करेंगे सही वक्त पे एट द नेशनल इलेक्शन। तो मेरे ख्याल में वो इलेक्शन वाला बात मोदी अमित शाह कॉम्बो वाजपेयी जी से बेटर समझते हैं, क्योंकि वाजपेयी जी ने उसी पे उनका फेलियर हुआ था कि ग्रोथ अच्छा था मगर इन्फ्लेशन काबू में नहीं था, और कई इलेक्शंस ऐसे इनकम्बेंट्स ने लूज किया है खाली इन्फ्लेशन की वजह से, और ये बात उनको पता है। इसलिए मेरा मानना है कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे इलेक्शन के आसपास, और इसीलिए मेरा मानना है कि जो एक एंटी ग्रोथ के कारण एंटी इनकम्बेंसी वो नहीं होगा। होगा तो शायद उन्होंने ये जो मैं कह रहा ना इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पाए, या अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ गई तो उनको दिख रहा है कि उनके भाई बहन या दोस्त को नौकरी नहीं मिल रही है, खाली उसके कारण एक नाराजगी आ सकती है। सेकेंड बात आपने कहा कि मार्केट रीड्स इट बेटर देन पॉलिटिकल एनालिस्ट बिकॉज पॉलिटिकल एडवाइस कम्स चीप बट मार्केट पार्टिसिपेंट्स टॉक विद देयर वॉलेट। एक्चुअली सर पैसा डालते हैं 100% सेकंड पैसा लगा हुआ है, इसलिए सही एनालिसिस करना है। फ्री फंड में तो कुछ भी बोल सकता है आदमी। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है सर। अगर आपको पैसा लगा है ना तो आप फिर सच बोलोगे, क्योंकि आपकी जेब से कॉस्ट आ जाएगी उसकी। ऐसे कुछ भी बोलना है तो चलो बोल। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि ये जो बात अभी हम लोग यहाँ पे कर रहे थे कि यह जो इसके जो भी रिजल्ट आए स्टेट इलेक्शंस के, इसको डिस्काउंटिंग देते हुए 24 के लिए भी बाजार अपना मन या उसके मन में क्या है वो इस देख सकता है कि साहब क्या होने वाला है 24 में। नहीं, वो देख रहे हैं, डेटा देख ही रहे हैं कि जो आप जो एग्जिट पोल का भी डेटा देख रहे हैं कि जो सबसे बड़ा डर था
कि एकदम ही जबरदस्त एंटी बीजेपी एंटी एनडीए वेव ऐसा हो कुछ है जाए, ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। तो एक रिलीफ रैली तो उसी में दिख गई, मार्केट न्यू हाई पे आ गया, अभी रिजल्ट भी नहीं आया है। और आप जैसे कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं, और हो सकता है जैसे आप कह रहे हैं वैसे ही हो कि संडे को क्लियर एक नहीं, ये हो तो मैं जाए। अभी भी कह रहा हूँ, किसी के पक्ष में जाए मत, हाँ। मुझे नहीं पता कौन जीत रहा है, जी। लेकिन जो भी जीते वो कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि वो हाँ। हंग असेंबली बन गई, अब कौन, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्लियर मेजोरिटी होगी जिसकी भी होगी। और मुझे लगता है तीसरी जो बात मनीष ने भी कही कि पिछले 5 साल में जो ग्रोथ है वो सबसे वीक रहा है, पर मार्केट ये देखेगा कि अगले 5 साल में जो पिछले 10 साल में काम हुआ उसके बेसिस पे कितना ग्रोथ होगा अगर यही पॉलिसीज कंटिन्यूड रही। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स जो बने हैं, आपने बनाए हैं, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, पॉलिसीज हैं जो काम हो रहे हैं, उनका फायदा अगले 5 साल में किस सरकार से ज्यादा होगा, मार्केट उस पर ध्यान देगा। मार्केट वैसे भी दूरदर्शी होता है, आगे देख के चलता है। बिल्कुल, वो दूर आगे का देख रहे हैं, वो पीछे का नहीं देख रहे हैं। उनको मालूम है पीछे जो हुआ इश्यूज थे, 2 साल देश बंद था लिटरली कोविड की वजह से। तो 5 साल का, इस 5 साल को कंपेयर करना पिछले 5 साल से वो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि जब मनमोहन सिंह ने 8% का दिया तो हमारा जो बेस था इतना छोटा था कि वो कोई बड़ी बात नहीं है। हम बड़े मुश्किल समय से निकल के आए थे। 2004 में मुझे याद है सेंसेक्स हमारा 3500 पे था, तो उस लेवल से और अब 60,000 पे है। तो जो बेस है ये बहुत डिफरेंट है। तो आप इनको कंपेयर करना, स्पेशली कोविड का जो हुआ, तो मैं ये कहूँगा कि अब मार्केट का व्यू वेरी क्लियर है कि अब जो भी पार्टी, कौन सी पार्टी ऐसी है जो पिछले 10 साल के काम का पूरा फायदा उठा के देश को देगी। वेरी सिंपल, ये सिंपल है जी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पे। ब्रेक के बाद हम आपके सामने कुछ सिनेरियो रखेंगे कि क्या हो सकता है स्टेट इलेक्शंस में। वो अलग अलग तरीके के कॉम्बो होंगे, वो उसको देखेंगे और फिर उस पर रिएक्शन लेंगे कि मान लीजिए ऐसी सिनेरियो आ गई, तब आपका रिएक्शन क्या होगा। कुछ ऐसे आड़े टेढ़े तिरछे भी हो सकते हैं। छोटा सा एक ब्रेक, लौट के आते हैं तुरंत। एक बार फिर से स्वागत है आपका मार्केट का चुनाव कनेक्शन में। अब तक हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से मार्केट इलेक्शंस को रीड करता है, उसके आउटकम को रीड करता है और कैसे वो रिएक्ट कर सकता है। अब मैं कुछ सिनेरियो पेंट करता हूं कि अगर रिजल्ट ऐसे हुए तो तब क्या होगा, तब मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। पहला कॉम्बिनेशन देखते हैं कि क्या हो सकता है। एक सिनेरियो, मान लीजिए संभावित चुनाव का नतीजा ये हो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान बीजेपी जीत ले, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना कांग्रेस जीत ले। ऐसा कई एग्जिट पोल में ये कॉम्बो बनता हुआ भी दिख रहा है। इसके बाद एक दूसरा और एक कॉम्बिनेशन हो सकता है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना कांग्रेस जीत ले और मध्य प्रदेश केवल बीजेपी जीते। अभी बड़ी चर्चा हो रही थी कि मध्य प्रदेश सबसे इंपॉर्टेंट है, तो अकेला मध्य प्रदेश मान लीजिए बीजेपी जीतती है, बाकी ये 3 महत्वपूर्ण स्टेट जो हैं ये कांग्रेस जीत लेती है। एक तीसरा कॉम्बो और हो सकता है। वो तीसरा कॉम्बो ये है कि तीनों हिंदी पट्टी के स्टेट बीजेपी जीत ले या ये तीनों कांग्रेस जीत ले। दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं कि ये जो 3 महत्वपूर्ण राज्य हैं इसमें तीनों जीत सकते हैं कांग्रेस, क्योंकि जो हमारा एग्जिट पोल है उसमें ये कॉम्बिनेशन दिखाए गए हैं। तो अगर ये तीनों कांग्रेस जीत ले या तीनों बीजेपी जीत ले तो क्या होगा, यानी 3-0-3-0 या 2-1-2-1 का हो जाए कॉम्बो। तो इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। अबे जी, अगर मान लीजिए पहला कॉम्बिनेशन लेते हैं कि उसमें 2-2 जीत ले, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना कांग्रेस जीत ले, राजस्थान और मध्य प्रदेश बीजेपी जीत ले, तब मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा? ज़्यादा खुश होगा, कम खुश होगा या कैसे करेगा? नहीं, आई थिंक जो अभी आप मार्केट का लेवल देख रहे हैं वो उसी को डिस्काउंट कर रहा है रफली, जो आपने ये वाला कॉम्बिनेशन को, हाँ। यस, कि बराबर बराबर है और एक सिग्नल मिल गया कि सिचुएशन खराब नहीं है, तो 24 का डायरेक्शन क्लियर है। ओके। तो जो अभी आप देख रहे हैं मार्केट का हाल, आज न्यू हाई बना, वो उसी लेवल पे है। अगर केवल मध्य प्रदेश बीजेपी जीते, हाँ, और राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना कांग्रेस जीत ले, तब तो उसमें मैं कहूँगा कि मार्जिन और देखेंगे कि अगर नेक टू नेक है तो भी मार्केट को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर बहुत बड़ा अंतर से जीते बहुत बड़े अंतर से जीते तो मुश्किल होगी। तो मार्केट को दिक्कत तो मार्केट को दिक्कत होगी कि आप इतने बड़े मार्जिन से कैसे हार गए। मुझे लगता नहीं वो लाइकली सिनेरियो है, बिकॉज जो एग्जिट पोल देख रहे हैं, जो भी दिखा रहे हैं, कट टू कट ही दिखा रहे हैं ज़्यादा, या फिर बीजेपी के फेवर में दिखा रहे हैं। तो ये जो आप अभी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं 2-2 स्टेट का, ये अभी नॉर्मल
केस चल रहा है अभी, ये चल रहा है, सर्वसामान्य है, ये सामान्य ये मांडवाली हो गई, दो तुम ले जाओ दो हम ले नुकसान जाएं। तब होगा अगर बीजेपी हारे 3 स्टेट बड़े मार्जिन से, ओके, वही एक डेंजर है। हाँ। पर अगर वो नहीं होता है, अगर वो 3 हारे भी पर ऑलमोस्ट नेक टू नेक है, तीसरा जो कॉम्बिनेशन है हाँ उसमें 3 स्टेट इधर वन ले जाए, मान लीजिए तीनों महत्वपूर्ण तीनों हिंदी स्टेट जो है हाँ वो कोई एक पार्टी ले जाए, तब नहीं कोई कांग्रेस एक, हाँ जो तेलंगाना है उसमें बीआरएस जीत गई, जी वो जाने दीजिए, हाँ जाने दीजिए, मिजोरम की तो हम लोग चर्चा भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राजस्थान है इसमें से कोई एक पार्टी तीनों जीत ले, नहीं, तब तो अगर बीजेपी जीते तो हमने जो अभी तक बात करी वो बहुत क्लियर डायरेक्शन है, मार्केट में एक बड़ी तेजी है। सेलिब्रेशन, बड़ी तेजी। आई थिंक वो डिस्काउंट हो रहा है ऑलरेडी काफ़ी, तो मुझे मालूम नहीं कि कितनी बड़ी तेजी आएगी। आई थिंक आप एफपीआई फ्लोज देख सकते हैं, और दिसंबर के महीने में वैसे ही स्टेबिलिटी रहती है, तो मुझे लगता है कि एफपीआई फ्लो स्ट्रॉन्ग रहेंगे, डोमेस्टिक फ्लोज हैं स्ट्रॉन्ग, तो मार्केट में एक तेजी आ सकती है। मुझे लगता है मार्केट अगर ये फ्लिप हो जाए, कांग्रेस जीते तीनों, तो थोड़ी दिक्कत है। अगर वो भी मार्जिन से, अगर कांग्रेस जीते तो जीते, पर अगर बहुत बड़े मार्जिन से जीते तो मार्केट में डेफिनेटली करेक्शन दिखेगा आपको, बहुत जल्दी दिखेगा करेक्शन, ठीक ठाक करेक्शन दिखेगा। अच्छा भला करेक्शन दिखेगा, क्योंकि वो पैनिक जैसी सिचुएशन हो जाएगी उसमें। मनीष जी, आपको क्या लगता है, पहला कॉम्बिनेशन दिखाइए मनीष जी को, पहले दूसरे और तीसरे कॉम्बिनेशन में क्या राय लग रही है आपको, कैसे मार्केट रिएक्ट करेगा? नहीं नीरज, बेसिक फ्रेमवर्क ये है कि एक आम ट्रेडर, इन्वेस्टर, स्पेकुलेटर को ये सोच के चलना चाहिए कि अगर जो रेंज है बीजेपी की वो 220 से 270 के बीच में है 2024 के लिए, हाँ, तो 220 आते आते मार्केट को 15 से 20% करेक्शन देना पड़ेगा, 270 आते आते मार्केट जो भाव और जो वैल्यूएशन पे वहीं रहेगा। तो अब आपको ये प्रोजेक्ट करना है 2024 में इन इलेक्शंस के चलते, तो उस फ्रेमवर्क के चलते अगर आप स्वीप दिखा रहे हैं कांग्रेस का, तो प्रोबेबिलिटी जो मैं 25-30% मानता हूं कि बीजेपी विल बी क्लोजर टू 220, तो वो बढ़ जाएगी। तो अगर जैसे 10% बढ़ गई तो वो 20% करेक्शन के लिए यू विल मीन 2% लेसर। ऐसा कुछ भी नहीं होगा इरेस्पेक्टिव ऑफ इलेक्शंस की वो 15-20% का जो मूवमेंट है वो अभी डिस्काउंट हो जाए, वो हमेशा प्रोबेबिलिटी हिसाब से ही डिस्काउंट होगा। और एक स्वीप अगर बीजेपी को है तीनों हिंदी हार्टलैंड में, तो ऑफ कोर्स मार्केट, मेरे ख्याल से मार्केट नहीं बेक इन कर रहा है कि नरेंद्र मोदी रेजिम जो है वो डिसमेंटल होगी, और इसलिए टू दैट एक्सटेंट जो ग्रोथ डायनेमिक है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट डायनेमिक है, वो डोमिनेट करेगी। इलेक्शन जो है वो मार्केट विल एक्चुअली डिसमिस एट मार्जिन। मतलब तो इस तरह इस फ्रेमवर्क से मैं देखूंगा। ये तो गजब बात आप बता रहे हैं, अगर ऐसा हुआ तो भी मार्केट गिरेगा नहीं, फिर वो रिजल्ट देखने लगेगा, और अगर वैसा हुआ तो नहीं, हाँ, नहीं, हाँ, तो नहीं गिरेगा नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि अगर फ्रेमवर्क ये है कि 220 पे आएगी क्या बीजेपी, उसके लिए आपको जहां पे ये जो 125-30 सीटों के अंदर हिंदी टॉप 10 स्टेट्स जो हैं हिंदी हार्टलैंड के अंदर, यूपी को हटा करके, वहां पे 4 सीटें कांग्रेस को मिली थी और 121 से 122 सीटें जो है वो बीजेपी को मिली थी। तो वहां डेंट लग रहा है क्या? अगर वो डेंट लग रहा है, इस इलेक्शन से आप उसको डिस्टिल कर पाएंगे, तो आपको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा कि वो 270-280 के पास पहुंच रही है बीजेपी, 300 नहीं जा रही है, या 220 पे जा रही है। उस हिसाब से आप, और क्योंकि 220 के ऊपर आप मोटा मोटी ये स्ट्रक्चर बना के रखिए कि वो 15-20% का करेक्शन है मार्केट में, वैल्यूएशन में, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको ये प्रोबेबिलिटी को ऊपर नीचे करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट जनरली मार्केट्स जो है वो एज ऑफ राइट नाउ, गिवन वैल्यूएशंस, बॉन्ड्स, करेंसी, सभी को देख लो आप ना, तो इकट्ठा करके आप देखोगे तो मार्केट इस चीज में को बहुत कम प्रोबेबिलिटी दे रहा है कि जो नरेंद्र मोदी रेजिम है उसको डिसमेंटल 2024 करेगा। जैसे सुनील जी ने बताया था कि इन्होंने ओपिनियन पोल को रेफर किया कि जो मई 2024 के लिए जो ओपिनियन पोल हो रहा है, वो भी अभी मोटा मोटी सभी लोग 280, 290, 300 बता रहे हैं। लेकिन मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे रख दूं कि 2004 के पहले जो ओपिनियन पोल थे, वो बता रहे थे कि बीजेपी को 270 सीटें मिलेगी एनडीए को, और आई थी 180-85। तो जब रिजीम चेंज होती है, अगेन जैसे टीआरएस या बीआरएस की आप देखें, 6 महीने पहले की ओपिनियन पोल जो है डोमिनेंट टीआरएस बीआरएस को बता रहे थे तेलंगाना में, और एकदम स्वीपिंग विक्ट्री हो गई कांग्रेस की। तो ये ओपिनियन पोल या मार्केट जो है इतना पहले जज नहीं कर पाएंगे, और इसलिए कोई भी प्रोबेबिलिटी एक्सेसिवली दोनों साइड में लगाना गलत होगा। आपको इंक्रीमेंटली मार्केट में प्राइस करना पड़ेगा कि लग क्या रहा है ऊपर,
और फलोदी को ट्रैक करते रहो साथ साथ। अपने राज्य की बात आपने लगाई दी। सुनील सर, सुनील सर फलौदी के साइड में रखते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। पहले ये बताइए कि जो 3 कॉम्बिनेशन हमने बनाए कि भाई 2-2 स्टेट ले लो आप, एक में भाई या तो आप पूरे 3 या मैं पूरे 3, या एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें मध्य प्रदेश सिर्फ बीजेपी जीतेगी बाकी कांग्रेस जीत लेगी, क्या ऐसे सिनेरियो मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा? देखिए, मैं 2 चीज को इधर एनालाइज करूंगा। एक आप मार्केट करें एज इफ मार्केट का एक मिस्टर वॉरेन बुफे है या है जो इसके बारे में सोच के एक्ट करता है। बात ऐसी नहीं है। आज FIS का शेयर है 16% ऑफ द मार्केट, बट अगर आप प्रोमोटर का जो 40-42% ओनरशिप को हटा दे तो ये सेम 16% 30 to 35% फ्री फ्लोट को FIS कंट्रोल करते हैं, राइट। उसके अलावा LIC और इंश्योरेंस कंपनीज तो लॉन्ग टर्म के लिए बायर्स ऑलवेज है। और म्यूचुअल फंड्स की बात करें, कोई भी फंड मैनेजर को इतना एक मुहूर्त नहीं दिया जाता है कि अगर हाथ में पैसा है तो वो कैश में 5% या कुछ लोग 10 भी अलाउ करते हैं, समझे, उससे ज्यादा वो विदाउट इन्वेस्टिंग नहीं रख सकते। और डोमेस्टिक फ्लोज की हालत आज ये है कि मोर देन 40% ऑफ द फ्लोज आर SIP बुक। सो 17,000 करोड़ में SIP बुक अगर पैसा आ रहा है तो डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स को खरीदना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। तो वो एक बात। सेकंड, FIS की देखिए, अब FIS की बात क्या होगी जब देखते हैं FIS के अंदर भी आप देखते हैं कि शॉर्ट टर्म हेज फंड्स होते हैं, एक्टिव म्यूचुअल फंड्स होते हैं मीडियम टर्म, और एक लॉन्ग टर्म सॉवरेन वेल्थ फंड ये होते हैं, राइट। अब इस इलेक्शन के कारण वो सॉवरेन वेल्थ फंड, इंश्योरेंस फंड, उसके लिए कुछ असर नहीं होगा। क्यों मैं मान रहा हूं कि जैसे मैंने कहा कि शॉर्ट टर्म में शायद पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट आ गई तो कुछ ग्रोथ में, मगर अल्टीमेटली जो डेमोग्राफिक फोर्सेस है और जो एम्प्लॉयमेंट करने के लिए किसी भी पॉलिटिकल फॉर्मेशन को एक कैपेक्स साइकिल को ड्राइव करना पड़ेगा, एक PLI स्कीम को ड्राइव करके एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना ही होगा। ये अंडरलाइंग एक रियलिटी ऑफ द इंडियन इकोनॉमी है जो पॉलिटिशियंस को सपोर्ट करना ही होगा शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी बहुत। और जैसे किसी ने कहा था पहले कि इलेक्शन जीतने के लिए कुछ प्रॉमिस कर सकते हैं मगर एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन में वो प्रॉमिस इंप्लीमेंट नहीं होगा, क्योंकि उनको पता है कि अगले इलेक्शन पे उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना होगा। तो ये बात है FIS की मन से मैं देख रहा हूं। तो मैं क्यों ये कह रहा हूं इस सब की, तो अल्टीमेटली आप देखें तो इवन दिस स्लो डाउन इन ग्रोथ जो कह रहे थे मनीष जी की 8% से 5%, मगर वर्ल्ड की हालत देखिए ना, कंपेयर टू द वर्ल्ड की हालत इंडिया का डेल्टा और बढ़ गया है इस 5% के सिनेरियो में। पहले 8% के टाइम में वर्ल्ड का ग्रोथ क्या था, आज इस 5% वर्ल्ड का क्या था, क्योंकि कोविड का असर उनके ऊपर भयंकर पड़ा था। तो रिलेटिवली FI के मन में इंडिया इज गोइंग टू बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री इवन एट अ 5% ग्रोथ रेट और 5.5% ग्रोथ रेट, राइट। तो मेरे ख्याल में लॉन्ग टर्म FIS का कोई असर नहीं होगा। इलेक्शन में कुछ करेक्शन आया, शायद बाइंग अपॉर्चुनिटी समझेंगे एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, वैल्यूएशन थोड़ी करेक्ट होगी तो अब इलेक्शन रिजल्ट के ऊपर आता है। इलेक्शन रिजल्ट के ऊपर मेरा मानना है कि ये स्टेट कौन जीत रहा है कौन हार रहा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसकी क्या वोट मार्जिन, नॉट सीट मार्जिन, क्या वोट मार्जिन से हो रहा है। क्योंकि सबका मानना होगा कि फाइनल इलेक्शन में मोदी एटलीस्ट 3% वोट अपने हिसाब से शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर स्टेट में तो बड़ा गैप, इसको सर समराइज करते हैं हम नेट कि स्टेट इलेक्शन की बजाय मार्केट को चिंता ज़्यादा होगी यूनियन इलेक्शन की जो 2024 मई में रिजल्ट आएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो सभी लोग कह रहे हैं कि मार्केट ये बिल्कुल अभी सोच में मान में नहीं चल रहा है कि ये रिजीम चेंज होगी, वो सारी होप इस पे बिल्ट इन है कि ये कंटिन्यू करेगी। तीसरी चीज़ कि अगर मान लीजिए स्टेट इलेक्शन में बीजेपी नहीं प्रदर्शन अच्छा करती, तब भी कितने मार्जिन से वो रह जाती है या वोट परसेंटेज उसका कितना है, क्योंकि मोदी जी की जो प्रीमियम है पॉलिटिकल कैपिटल उनकी वो बड़ी भारी है, तो वो मैन्यूवरिंग कर ले सकते हैं और उसकी वजह से वो फिर 24 में घुमा देंगे। तीसरा फैक्टर ये है। और चौथा ये कि भैया स्टेट इलेक्शन है, थोड़ा 1-2 दिन का इवेंट रहेगा, फिर झाड़ पोछ के साफ और फिर से हम रिजल्ट देखना शुरू करेंगे, अर्निंग देखना शुरू करेंगे और पॉलिसी देखेंगे। क्योंकि लार्जली हिंदुस्तान में देखा गया है कि मार्केट जो है हर रिजीम में चलता है, इसलिए मैंने वो ग्राफिक दिखाया कि हर सरकार जो भी थी उसमें मार्केट चला है, क्योंकि एक समय के बाद मार्केट को ये पता है कि किसी की भी सरकार हो, आर्थिक सच्चाई से आप आंखें नहीं बंद कर सकते हैं। जैसे पंजाब ने कहा हम नहीं दे सकते 1000 रुपये, क्योंकि पेड़ में थोड़ी पैसे लगते हैं। तो किसी भी सरकार के लिए ये ज़रूरी हो जाएगा कि वो इकोनॉमिक पॉलिसी पे फोकस करे, इसलिए मार्केट का रिएक्शन
उसी तरीके से होगा। लेकिन चूंकि ये इलेक्शन 2024 के बहुत करीब हो रहे हैं और बहुत होप ये भी बिल्ड हो गई है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, तो इसलिए हमने कहा ये शो पे बात की जाए और आपको समझाने की कोशिश की जाए कि मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। लेकिन अभी के हिसाब से मार्केट से लग रहा है कि उसने मोदी प्रीमियम बिल्ड कर दिया है। जी ऑलरेडी वो दिख रहा है ना वो पिछले हफ्ते भर से दिख रहा है। मैं तो देख रहा था एग्जिट पोल से पहले मार्केट लाइफ हाई पे खड़ा है और तेजी बनती जा रही तेजी बनती जा रही है। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे मेहमानों का एनालाइज करने के लिए कि मार्केट और चुनाव का क्या कनेक्शन है और किस तरह से मार्केट रिएक्ट करता है इन सब चीज़ों पर। अब हम लोग देखेंगे सोमवार को परिणामों के बाद मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने।